अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे क्विक सॉर्ट। MS PhD को कहते हैं ना, अप्लाई नहीं होती, लिखा है ना दूसरी मेल में। मतलब आप लोगों का स्केड्यूल वही चलेगा। अच्छा जी, क्विक सॉर्ट का मैं क्विक रिव्यू देता हूँ कि हमने जो किया क्या था। वो एल्गोरिथम तो अब मैं बार बार वो तो आप वीडियो देख भी लेंगे, एक्सप्लेन उसमें हुआ है। सिर्फ एक ये जो मिसाल दी थी जिससे क्लियर हो जाएगा वो क्या थी। मिसाल में हमने ये चलें अगर, तो मिसाल हमने ये की थी कि लेट्स से अगर मुझे ये लिस्ट गिवन हो तो मैं मेरा जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो चलने से पहले क्या करते थे आप, रैंडमली एक इंडेक्स लेते थे। उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू होती थी, लेट्स से ये 10 एक्चुअली यहाँ नहीं था, ये 10 एक्चुअली कहीं यहाँ था या इधर कहीं था, ठीक है। अब वो रैंडम इंडेक्स पे जो 10 था उसको आपने स्वैप कर दिया पहले इंडेक्स के साथ। तो लेट्स से ये 10 यहाँ था, 11 यहाँ था, तो ये 11 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, सही है। फिर तीसरा स्टेप वहाँ पे पार्टीशन का था। पार्टीशन ये करता है कि ये जो पिवट वैल्यू इंडेक्स है, जैसे ये 10 है, ये इस 10 के अगेंस्ट लिस्ट को पार्टीशन ऐसे कर देगा कि अगले फेज में देखें कि इससे इधर सारे बड़े रह जाएंगे और इधर सारे छोटे रह जाएंगे। नजर आ रहा है? ये 10 अपनी जगह सही आ गया है, ठीक है जी। तो इधर छोटे इधर बड़े, लेकिन आपस में सॉर्ट नहीं है वो। अब ये वो पार्टीशन का एल्गोरिथम मैंने एक्सप्लेन किया था, वीडियो भी बनी है, उसको आप देख लें, पढ़ लें, सुन लें। फिर अगले में 2 कॉल्स जाती थी, याद करें, आखिरी 2 लाइनें उसकी 2 रिकर्सिव कॉल थी। उसमें आप पहले में P से Q-1 इंडेक्स तक लिस्ट भेजते थे और अगली कॉल में Q+1 से लेके, क्योंकि Qth इंडेक्स तो सेट हो गया ना, ये देखिए नीचे तक सेट है, बस अब ये आखिर तक ये 10 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आनी। और Q से Q+1 से लेके R तक आप अगला जो रिकर्सिव कॉल है वो जो वैल्यूज देते थे वो ये देते थे, ठीक है। चलते चलते आपके जना सब प्रॉब्लम छोटे होते गए, जब तक R ग्रेटर देन P है तो उस बॉडी में जाता था। ये जब तक एल्गोरिथम आप देखते हैं ना कि R इज ग्रेटर देन P, तो तब तक तो वो अंदर जाएगा, और जब R P बराबर हो जाएंगे मतलब मजीद अब लिस्ट को आप नहीं तोड़ सकते, तो तब तक फिर ये काम नहीं होंगे। तो ये बेस केस आपका यहीं पे रुक जाएगा। और ये वो मैंने अभी बता दिया कि रैंडम है, ये स्वैपिंग की, ये पार्टीशन हुई और फिर 2 रिकर्सिव कॉल्स दी। अच्छा, अब जब ये मिसाल हमने कर ली तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि बैक एंड पे अगर आप इस एल्गोरिथम के देखें तो एक बाइनरी सर्च ट्री बनता है ऑफ पिवट्स। यानी सबसे पहले पिवट 10 था तो 10 के अगेंस्ट पार्टीशन की थी ना, इधर बड़े इधर छोटे, तो ये 10 के अगेंस्ट ये पार्टीशन है ना, ये 10 से सारे बड़े हैं और ये 10 से सारे छोटे हैं। अगले लेवल में क्या किया था, 5 के अगेंस्ट पार्टीशन इसकी की थी, और अगला जो लिस्ट था 13 के अगेंस्ट, तो 13 से सारे बड़े इधर आ गए और 13 से छोटे इधर आ गए, इधर 5 से बड़े इधर आ गए सारे और छोटे सारे इधर हो गए। तो ये BST है ना, BST बन रहा है। अब आते हैं जी इसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस से ज़हन में आपके होना चाहिए कि देखें इसके बैक एंड पे ये BST बनी है, बनेगी ना, रिकर्सिव कॉल जाएंगे जो पीछे पिवट्स की किस्म की BST बन रही है ना, डेटा इधर जा रहा है, वो उधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, फिर इसमें पार्टीशनिंग हो रही है, तो एक बैक एंड पे ट्री स्ट्रक्चर रिकर्शन का बन रहा है। अब जब इसका एनालिसिस हम करेंगे तो वो कहता है कि इट हेवीली डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ द पिवट। वो कहता है कि अगर तो तुम्हारा जो पिवट है उसका रैंक यानी उसकी वैल्यू वो वेरी लार्ज है या वेरी स्मॉल है, तो फिर तो जो BST बैकएंड पे बनेगी वो तो अनबैलेंस्ड होगी। मतलब कहने का उसका ये है कि आप जो भी पिवट पे वो वैल्यू स्वैप करके लाते हैं ना पहले इंडेक्स पे या आखिरी इंडेक्स पे, तो जब उसके अगेंस्ट पार्टीशन करते हैं तो होता क्या है, n-1 एलिमेंट्स एक तरफ रह जाते हैं और एक दूसरी तरफ रह जाता है।
यानी वो बैलेंसिंग नहीं होती। बदतरीन सूरत ये होगी ना, और बदतरीन सूरत बीएसटी के हम पढ़ आए थे, वो यही होती है, लॉबस्टर्डनेस का जो वो शिकार होती है बीएसटी, एक तरफ को झुक सकती है बीएसटी में गजब है। फिर उसको बैलेंस करने की एवीएल बनाई थी ना, वो उसको फिर रोकती थी, यानी वो उसको रिस्ट्रिक्ट करती थी। हाँ, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करती थी कि आप एक तरफ को नहीं झुक सकते, ठीक है ना जी, एवीएल क्लियर है। तो अब वो कहता है कि अगर ये इतनी अनबैलेंस होगी तो सिंस द पिवट इज चोजन रैंडमली इन आवर एल्गोरिथम द एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम इज द बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन, और वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज ऑर्डर एन स्क्वायर। ये क्या मतलब, देखें इसका जो है ना एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम या बेस्ट केस रनिंग टाइम भी कह सकते हैं, ये ज़रा सा इसको एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वर्स्ट केस का आसान है। क्यों? वर्स्ट केस में क्या होगा, एक लिस्ट है, सही है, उसमें जो पिवट वैल्यू आई है ना इस पोजीशन पे, वो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है। तो नेक्स्ट जो 2 कॉलें जाएंगी मुझे बताएं आप, उसमें एक कॉल तो बड़ा इनाम हो गई बीएसटी जो बैक एंड पे बनेगी, क्योंकि वो सारे अगली लिस्ट इसको मिल जाएंगे। पार्टीशनिंग बैलेंस नहीं हो सकेगी ना, अगर यहाँ पे 10 है और ये सारे एलिमेंट्स 10 से छोटे हैं और आपने 10 के अगेंस्ट पार्टीशनिंग की, तो वो क्या पार्टीशन करेगा? एक तो कुछ भी नहीं होगा, बाकी 10 को दूसरी कॉल में तो फेंक देगा सारा। लेकिन अगर यहाँ पे 10 हो और इसमें आधे एलिमेंट्स 10 से बड़े हों और आधे छोटे हों, तो फिर तो पार्टीशनिंग बड़ी खूबसूरत होगी। फिर क्या होगा, फिर जब 10 इधर आएगा तो पार्टीशन एल्गोरिथम आधे एलिमेंट्स यहाँ फेंकेगा, आधे अगली कॉल में इधर जाएंगे, और ये क्यूएथ एलिमेंट बिल्कुल सीधा उतरेगा नीचे 10। ये सारे ग्रेटर देन 10 होंगे, ये सारे लेस देन 10 होंगे, अगर तो पार्टीशन आइडियल है। लेकिन बदतरीन पार्टीशनिंग क्या होगी कि आपका ये जो पिवट पोजीशन में एलिमेंट आके बैठा है ना, या वो सबसे छोटा आके बैठ गया है लिस्ट में, और या सबसे बड़ा, तो हर दफा क्या होगा, एक तरफ तो लिस्ट में कुछ नहीं जाएगा रिकर्सिव कॉल में, सारा डेटा दूसरी जगह जाएगा, या लेफ्ट कॉल में जा रहा होगा या राइट कॉल में, तो वो तो वही है, वो बीएसटी की लॉबस्टर्डनेस वाला मसला नहीं आ गया। तो क्यूएथ एलिमेंट कौन सा होता है? क्यूएथ एलिमेंट वही होता है ना जिससे सारे आधे इधर बड़े आ गए, इधर छोटे। अब क्यूएथ एलिमेंट इतना बड़ा है, वो सबसे बड़ा है इस लिस्ट में, तो फिर तो यहाँ कैसे बैठेगा, इधर क्या आएगा इससे, इधर तो कुछ नहीं आना, सारे उधर ही जाएंगे। पार्टीशन तो अपना एल्गोरिथम काम ठीक करेगा, वो पार्टीशनिंग कर देगा, लेकिन वो आपको वो कहेंगे यार ये क्या फ़ायदा, ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या ऐसे है ना, इस कमरे में कोई आके पार्टीशन करे तो हम कहते हैं आइडियल पार्टीशन ये होगी कि दरमियान में लगाओ ताकि दोनों तरफ हम क्लासें ले सकें बराबर बराबर, और एक कहे कि आए और वो पार्टीशन ला के सीधा वो पिलर नहीं है उधर उसी वो पार्टीशन को लगा दे, तो उसका क्या फ़ायदा, पार्टीशन भी ज़ाया हो गई, वो कमरा तो कोई नहीं है उस तरफ आपको मिला, क्योंकि आपने पार्टीशन ऐसी जगह लगाई है कि सारा डेटा इधर ही रह गया है इस तरफ, या वो पार्टीशन लगा के आके इधर इस प्लेटों के नीचे लगा दे ऐसे सीधी, तो सारा डेटा इधर रह गया। पार्टीशन आइडियल कैसे होती है कि वो डेटा जो आप लाए हैं वो इस तरह लाते हैं कि उधर छोटे रह जाते, इधर बड़े, तो फिर बराबर हो जाती, तो पीछे बैक एंड में बीएसटी बैलेंस बनती। और बदतरीन सूरत में हम कहेंगे कि किस्मत आपकी ख़राब, जो रैंडमली नंबर जो भी वर्स्ट केस में आके बैठता है वो इंडेक्स पे जो पिवट पोजीशन वो क्या है, या लिस्ट में सबसे छोटा है या बड़ा। अच्छा, जब छोटा या बड़ा तो आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे n एलिमेंट्स थे, अगली कॉल में यहाँ n-1 एलिमेंट्स होंगे ना, एक सेट हुआ होगा वही जो जिसके अगेंस्ट थी, फिर अगली में अगर इस तरफ वो बनी तो इसमें n-2 होंगे, चलते चलते एक एलिमेंट रह जाएगा। ये कितने लेवल्स हैं,
बैक एंड पे ट्री बनेगी ना, और रिकरेंस ट्री है। अब मैं उसमें एनालाइज करना चाहता हूँ रनिंग टाइम, कितने लेवल्स हैं ये, कितने लेवल्स हैं, 4 लॉग एन। और भाई 4 जनरलाइज बात बताओ, मैं एन में लगा हूं, आप 4 में लगे हैं। पहली कॉपी में एन नोड वर्टिस एन एलिमेंट्स सॉर्ट नहीं हुए थे, अगली में एक सॉर्ट होके अपनी जगह सेट हो गया, लेकिन बाकी n-1 सारे एक तरफ फेंक दिए उसने, एक हो गया सॉर्ट। अगली में फिर एक और हो गया तो n-2 रह गया ना, अगली में एक और हो गया, होते होते कितने, आखिर में एक रह जाएगा। तो ये कितने लेवल्स हैं, हाँ फिर कहते हो लॉग एन, यार लॉग एन तो बहुत कम होता है एन के। आप हर लेवल में एक एक सॉर्ट कर रहे हो ना, और टोटल कितने नंबर्स हैं, तो एन लेवल हुए ना। ये कितने लेवल है यार, एक 10 रुपए का नोट है, 10 से 9 बना, 9 से 8 बना, 8 से 7 बना, तो कितने लेवल में ये आप पहुंचे 1 रुपए तक, 10 लेवल्स यूज करके। समझ आई। और हर लेवल की कॉस्ट कितनी थी, पार्टीशन की कॉस्ट, पार्टीशन की कॉस्ट है ना हर लेवल पे, तो पार्टीशनिंग होगी तो फैसला होगा ना, इधर जाओ उधर जाओ। पार्टीशन का एल्गोरिथम लिखा था कि नहीं लिखा था। अच्छा वो तो एक नज़र जल्दी जल्दी देख लेते हैं, रिवाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको उसमें एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात एक मिल जाएगी। ये था ना पार्टीशन का एल्गोरिथम जो करता था, तो इसमें मोटी सी मुझे बात बताएं, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पी से आर, यानी pth इंडेक्स से आर इंडेक्स से। और यहाँ पे इसमें एक लूप भी है ना जो बड़ी है, जिसका टाइम हमें मैटर करेगा, वो क्या कहाँ से कहाँ चल रही है, p+1 से आर, एक आगे से लेके आर तक। तो कितना टाइम ये लूप चलेगी बदतरीन सूरत में, वर्स्ट केस में, तो कितने टाइम, पी क्या चीज है, पी यार कोई वेरिएबल नहीं है, पी जी ये पहले इंडेक्स का पे खड़ा है, आपने पी यहाँ पे कहा है ना, भेजा है ना पी, और तो पहली कॉल में आप जाएंगे पी है और आर ये भेजेंगे ना आखिरी, और p+1 से आर तक आपने चलना है। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं जितना चलेंगे आप, n-1 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक बदतरीन से एक वो फॉर लूप से निकलने के लिए भी एक इटरेशन होती है फॉल्स होने के लिए, तो चले n कर लिया। तो पार्टीशन एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ n हुआ कि नहीं, समझ आई। और सब प्रॉब्लम का, हर सब प्रॉब्लम का अपना n होगा ना, उसका अपना पी आर होगा, तो उसका अपना n होगा, तो बात तो वही होगी ना, इवेंचुअली तो n ही। अच्छा अब मुझे बताएं कि हर लेवल की कॉस्ट क्या है, ऑर्डर n, टोटल कितने लेवल्स हैं, तो कितने कॉस्ट टोटल रनिंग टाइम निकला, दिस इनटू दिस। मर्ज सॉर्ट को याद करें ना, मर्ज सॉर्ट में लॉग n निकले थे लेवल, और मर्ज की कॉस्ट क्या थी उसमें, ऑर्डर n। तो रिकरेंस ये बन गई है, ये जो मैंने बनाई है, हाँ वो बेस्ट की मैं बाद में आता हूँ। ये तो मैंने बदतरीन सूरत की रिकरेंस बनाई है, बदतरीन कौन सी सूरत है वो भी समझा दिया कि जब पिवट ऐसा चूज हो तुम्हारी बदकिस्मती से कि हमेशा वो जो लिस्ट बनती है ना, सब लिस्ट, उसमें वो या सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो। ए क्या चीज है, रिकरेंस में ए नहीं है कुछ, ए तो एरे का नाम है। हाँ अच्छा वो वाला रिकरेंस का वो जेनेरिक फॉर्म में ए जी, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। हाँ ओहो, तो इधर तो कुछ नहीं है ना, सारे एलिमेंट्स इधर चले गए, एक सेट हो गया और बाकी सारे उसके उस तरफ चले गए, वो आपस में सॉर्ट नहीं है, फिर इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, वो बात करते हैं बाद में, इसको ठीक है। तो बदतरीन सूरत में रनिंग टाइम क्या निकला,
बिग ऑफ एन स्क्वायर। हर लेवल की कॉस्ट ऑर्डर एन, और कितने लेवल्स थे जिनके पे ये कॉस्ट चलेगी? एन, एन इंटू एन इज, ठीक है जी। तो ये है ना वर्स्ट केस का, हाउ इट इज ऑन ऑर्डर एन स्क्वायर। लेकिन वो आगे क्या लिखता है? क्यों? आपने सर रैंडम नंबर जनरेटर किस लिए पाला हुआ है इसमें, इस एल्गोरिथम में? या तो वो रैंडम नंबर जनरेटर इतना बायस है, या तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब है कि वो बायस नहीं है, लेकिन वो डेटा कुछ ऐसा, वो जो स्वैप करता है ना डेटा के, जो रैंडम जिस इंडेक्स को उठाता है, वो हर दफ़ा बेचारा वही इंडेक्स को का जनरेट हो जाता है रैंडम नंबर से नंबर, कि वो जाके पिवट पे जो बैठता है वो या सबसे छोटा होता है या सबसे बड़ा होता है। वो तुम्हारी फिर हद दर्जे की बदकिस्मती। लकीली वो कहता है ऐसा होता नहीं है, यानी इस दर्जे का कोइंसिडेंस, ठीक है। लेकिन अब फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं एनालिसिस करूंगा, मैं बदतरीन सूरत को भी ज़हन में लाऊंगा और मैं बेहतरीन सूरत को भी ज़हन में रख के बात करूंगा, ठीक है। तो अब पढ़ें जी वर्स्ट केस का एनालिसिस। आप लोग शायद अब आपको खुद मेरी बातें सारी इसमें समझ आनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब ये अगली बात भी मैंने की है, ये भी पढ़ लूँ। पार्टीशनिंग थीटा इन टाइम लेता है, आगे भी पढ़ें, समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब वो कहता है चूंकि ये तो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम को का एनालिसिस करने से पहले क्या करेंगे आप जी? क्या करेंगे? रिकर्सिव रिलेशन निकालेंगे ना, उसको सॉल्व करने के कौन कितने तरीके हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एल्गोरिथम का रिकरेंस रिलेशन। हाँ यही समझाने लगा हूँ, लेकिन पहले तो बात समझ गए ना, रिकरेंस हमें निकालनी होगी पहले। अच्छा, अब जरा गौर से सुने, दो रिकर्सिव कॉल्स तो है ना। अच्छा, आप जरा मुझे थोड़ी सी देर के मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस जरा मुझे बताएं। ये चलता रहेगा, ये मर्ज सॉर्ट आखिर तक हम जान नहीं छोड़ेगा, वो एज अ रेफरेंस पॉइंट हम उसको यूज करते रहेंगे फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। क्या था, क्योंकि वो हमारे जहन में है जी। कितनी रिकर्सिव कॉलें थी उसमें, सब प्रॉब्लम थी दो, हर एक का साइज अपने ओरिजिनल का था हाफ, और डिवाइड और कंबाइंड टाइम उसका था n, मर्ज का टाइम या n निकले। अब मुझे बताएं, यहां भी रिकर्सिव कॉलें तो दो ही हैं, तो डू तो यहां आना चाहिए लिखे हुए। एक मुसीबत यह है कि अंदर हर एक प्रॉब्लम का साइज तो आधा गारंटीड नहीं है इधर। आप मुझे याद करके जरा थोड़ा देर बताएं, इसको 2tn/2 को मैं tn/2 जमा tn/2 नहीं लिख सकता, जमा है
x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब देखें यही है, इधर भी आप गौर करें, इसका रिकरेंस भी कुछ यूं ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्विक सॉर्ट में भी दो रिकर्सिव कॉलें हैं कि नहीं, और वहां मर्ज का टाइम n था, तो यहां उसकी जगह पार्टीशन का टाइम n लेता है टाइम। क्लियर? अब रह गया इस गजब को, ये गजब तो यहां ये नहीं, ऐसा नहीं है ना जैसे वहां था। वजह दी है जो मर्ज सॉर्ट में ये गजब क्लियर था, वहां आसान था, क्योंकि वहां हम बराबरी की बुनियाद पे तकसीम करते थे। यहां तो मेरे कंट्रोल में ये चीज नहीं है। अब आए वो क्या था, लिस्ट थी ये ना, आपका पार्टीशन एल्गोरिथम एक चलेगा तो क्यूथ इंडेक्स लेट से ये निकाला और इस पे 16 आया, तो ये जो सारे इधर बने होंगे ये ग्रेटर देन 16 होंगे, और जो सारे इधर पड़े होंगे वो लेस देन 16 होंगे। इस इंडेक्स का नाम आपने पी रखा है, इस इंडेक्स का नाम आर है। एक कॉपी जो थी उसको क्या लिस्ट भेजते थे, पी से लेके q-1 तक एक पीछे, और अगली कॉपी को क्या भेजते थे, यानी q+1 इसका नाम है, q सेट हो गया अपनी जगह, ऐसे ही भेजते थे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे, n। अब मुझे बताएं, पहला जो रिकर्सिव कॉल है q तो सेट हो गया ना। अब ये q मैंने जानबूझ के दरमियान में नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पिवट पार्टीशनिंग बराबर होगी कि नहीं। सही है ना, आप समझ आ रहे हैं? लेकिन ये श्योर है कि पार्टीशन ये एक इंश्योर करेगा जो इधर सारे हैं वो बड़े ही होंगे, लेकिन इसकी इंश्योरिटी नहीं देता कि इधर भी 8 नंबर मुझसे छोटे होंगे तो उधर ही 8 बड़े होंगे। ना ना, वो तो डिपेंड करता है नंबर पे। सही है? अच्छा, अब मुझे बताएं जो पहली रिकर्सिव आप कॉल दे रहे हैं उसका साइज क्या है, q-1 एलिमेंट्स उसमें नहीं है। तो पहला जो मैं रिकर्सिव में उसके लिखूंगा tn इज इक्वल टू t ऑफ पहला जो इसकी जगह मुझे पहली रिकर्सिव कॉल की जगह जो साइज मिल रहा है वो q-1 जमा ये जो है, सही है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, q+1 से लेके r तक। ये एलिमेंट्स का साइज क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखें इसमें इस तरह से देखें, टोटल एलिमेंट्स n है, इसमें से ये पहले q निकाल दूं तो पीछे ये नहीं बच गए जो अगली रिकर्सिव कॉल को आप दे रहे हैं, तो वो क्या है, n माइनस q पूरा n, और उसमें से ये निकाल दो, तो ये एलिमेंट्स नहीं आपने रिकर्सिव कॉल अगली को भेजे। 10 में से 4 निकाल दो तो 6 नहीं रह गए। सही है? और जमा पार्टीशन का टाइम हर लेवल पे है कि नहीं है, जैसे मर्ज सॉर्ट में हर लेवल पे क्या होता था, मर्ज बैक ट्रैक होते हुए हर लेवल पे 2-2 लिस्टिंग की मर्जिंग होती थी कि नहीं, उसका टाइम जमा किया था कि नहीं। तो यहां पे भी हर जगह क्या होगा, पार्टीशनिंग होगी कि नहीं हर रिकर्सिव कॉल से पहले। तो ये रिकर्स निकल आया सीधा सीधा जो लिखा है आपके यहाँ, tn इज इक्वल टू tq-1 प्लस tn माइनस q प्लस n। अब ये जो मुसीबत है ना, इसको सॉल्व करना है कि भाई अब इससे आपने सर कंसेप्चुअली वर्स्ट केस में तो मुझे एक ये जवाब निकाल के दिया है आपने, कंसेप्चुअली तो थ्योरेटिकली तो हम समझ गए ना, लेकिन मैथमेटिशियन नहीं मानेगा आपके साथ। शाबाश, इसको सॉल्व करके मुझे निकाल के दिखाओ, मैथमेटिकली साबित करो। कंप्यूटर साइंस वाला बंदा मान जाएगा, क्योंकि उसको तो एल्गोरिथम पता है, पीछे क्या है, रिकरेंस ट्री आपने मैंने अभी बताई, आपको दिखाई कि नहीं। उसको BST का भी पता है कि क्या होती है। उसने कहा जी हाँ मान गया, आपके साथ n लेवल बनेंगे, हाँ मान गया जी पार्टीशन जो है n ऑपरेशन लेगी, ये कर के आपने उसको तो मुतमईन कर दिया। लेकिन मैथमेटिशियन कहेगा इससे
ये तुम ये क्या कर रहे हो, ये इससे क्या क्यों मैं मानूं कि इसका रनिंग टाइम ये वर्स्ट केस में? नहीं ना जी, कंप्यूटर साइंस समझ आ गई, लेकिन आप चूंकि मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इस कोर्स में, क्योंकि हमने पहले दिन कोर्स में क्या कहा था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, हमने ये पढ़ना है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर तो जनाब हमें मैथमेटिकल अगले को एनालिसिस करके देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, टूल, ओएस, जिस पे जाके बैठते हो इम्प्लीमेंट करो। इसकी सीधी सी मिसाल है, आप एक मिनरल वाटर कहीं से पहाड़ों से एक बोतल आज भर के लाए ना, नारायण जाएँ आप, और इधर आके एक एक्सपीरियंस आदमी जो पानियों पे समझता हो, इधर देख के अपना एनालिसिस करेगा कि ये तुम सही पानी है, इसमें मिनरल सही है, लेकिन अगला उसको कहेगा तुम बहुत भी एक्सपीरियंस है, सब आज लेबॉर्ट्री ले जाएंगे, ये इसमें मुझे एक एक चीज़ साबित करोगे कि इसमें इतने मिनरल इसके हैं, इसके इसके, ये वो हम करने जा रहे हैं अभी मैथमेटिकली। हाँ ये भी है, लेकिन मैथमेटिकल का मतलब है कि इसमें फिर कोई बात रहती नहीं है। जब आप एक टेस्ट कर लेते हैं लेबॉर्ट्री में जाके, तो उस पर कभी कोई आपको ये उंगली नहीं उठाता फिर, क्योंकि उसे पता है इससे सारे वो प्रोसेस से इसको गुजार के ये जवाब दिया मुझे। एक एक मिनरल अकेला कर करके बताया कि ये देखिए इसमें ये इतना है, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट इस पानी में ये। सही है, तो इसलिए हमें मैथमेटिकल एनालिसिस चाहिए। अच्छा, अब आए जी कि मैथमेटिकल शुरू किस तरह करें इस कहानी को। किसके माउस है ना, अच्छा जी, अब जरा पढ़े जी इसको, कहानी को। इस का एनालिसिस करेंगे तो आपका अब तक जो एनालिसिस आपने किए हैं, तो आपको तो एन यहाँ मिल जाता था डायरेक्ट। अब यहाँ पे मुसीबत ये है कि सर एन भी है, लेकिन यहाँ ये क्यू क्या मुसीबत है, क्यू को भी तो ख़त्म करना है इस पर से। मतलब आप इसको डायरेक्ट उठा के सब्स्टिट्यूशन मेथड को तो नहीं दे सकते कि गैस करते हैं हम जनाब लेट्स से ऑर्डर एन स्क्वायर, तो कहेगा भाई क्यू के साथ क्या करूं, ये क्यू क्या बला का नाम है, मुझे कोई ऐसा रिकरेंस निकाल के दो जिसमें ये क्यू शू खत्म हो जाए, सिर्फ एन की कुछ फॉर्म रह जाए। अब समझ आइए, तो मुसीबत क्या है कि क्यू की जो वैल्यू है ना, मुझे क्या पता कि वो कितनी बड़ी छोटी है, और वर्स्ट केस में हमें क्या करना पड़ेगा ये मुझे बताएं। वर्स्ट केस में मुझे इस रिकरेंस को मैक्सिमाइज करना होगा कि नहीं, यानी मुझे वो क्यू की वो वैल्यू दो जिस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे, क्यू की वो वैल्यू दो मुझे इंडेक्स की जिस पे ज्यादा टाइम दे। तो आप कहेंगे जी क्यू की वैल्यू या 1 हो या n हो, कि मतलब ये ना कि वो हमेशा या लिस्ट को इस तरफ सारा बकिया फेंक दे, और या अगर n हो तो फिर सारी इस तरफ को फेंक दे। ये बदतरीन सूरत होगी, क्योंकि फिर पिवट पार्टीशनिंग जो होगी वो क्या होगी, वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगी ना। तो वो कहता है कि टोटल रनिंग टाइम इसका कांस्टेंट होगा अगर n लेस देन और इक्वल टू 1 हो। सही है, एक नंबर तो सॉर्ट नहीं करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सॉर्ट होता है। लेकिन अगर वो n से यानी 1 से बड़ा हो अदरवाइज, तो फिर तो इस रिकरेंस को मैंने दोबारा लिख के इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम, यानी मैक्स का फंक्शन लगाया। जैसे आप मैक्स का फंक्शन नहीं लगाते डेटा पे, बिल्ट इन फंक्शन भी होता है ना, मैक्स के फंक्शन को पैरामीटर भेज देते हैं तो उसमें तो मैक्स निकाल के देते हैं। तो मैंने भी क्या किया है, मैक्स का फंक्शन लगा दिया है क्यू पे, और क्यू की उसको रेंज भी बता दी है ऊपर, देखें जरा मैक्स के क्यू जो है ना हमेशा लाया करेगा 1 और n के दरमियान ही कहीं। इट वुड बी 1 इज लेस देन इक्वल टू क्यू, एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। सही है भैया, तक बात क्लियर है? अच्छा जी, चलें जी आगे, अब पढ़ें आगे क्या कहता है।
जी मिडिल में तो हमारा बेस्ट केस है। नहीं, वो ये नहीं कह रहा, कहता है हमारा ख्याल ये होता है कि वर्स्ट केस कब अकर होंगे किसी एल्गोरिदम के, या एक्सट्रीम एंड्स पे, या बाज़ औक़ात किसी एल्गोरिदम के दरमियान में कोई हम वैल्यू लें तो वो शायद उसकी बदतरीन सीरत का जरिया बने। यानी लेकिन इस सूरत में वो नहीं कह रहा कि खामखा दरमियान, यानी वो ये कह रहा है कि जब भी कोई बदतरीन सूरत की सोच आपके जहन में आएगी तो आपके जहन में ये तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं, या यार एक्सट्रीम इधर, या एक्सट्रीम इधर, या शायद दरमियान से लूँ तो शायद टाइम बहुत ले। लेकिन इस एल्गोरिदम के नेचर को अगर हम देखें तो क्यों या हमें 1 लेना पड़ेगा या n। वो रूल ऑफ थंब बयान कर रहा है, वो इस एल्गोरिदम को नहीं कह रहा। रूल ऑफ थंब क्या है कि वर्स्ट केस टेंड्स टू हैपन, किसी भी एल्गोरिदम का हो सकता है एट एक्सट्रीम्स या मिडल। सो वी कुड प्लग इन द वैल्यू q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू n और q इज इक्वल टू n बाई 2। अच्छा, q अगर n बाई 2 आप करेंगे तो फिर वो वर्स्ट केस पे एनालिसिस नहीं होगा, बेस्ट केस हो जाएगा। मतलब ये कि वो ऑलमोस्ट फिर यही चीज बन जाएगी ना। और इस चीज का रनिंग टाइम क्या निकला था? और या थीटा एन लॉग एन मर्ज शॉर्ट। तो इसलिए मैंने ऊपर यही, यहाँ पे भी यही कहा है ना आपको। एक्सपेक्टेड ये है उतना ही, लेकिन इसको भी साबित करेंगे मैथमेटिकली। अच्छा, और इसको भी अभी करेंगे। तो अभी मैथमेटिकली फिर इसके साबित करने के चक्कर में उसको बाद में देखते हैं। तो अभी हम q को पहले 1 रखेंगे, फिर करेंगे, फिर n रखेंगे। हाँ, देखते हैं, चलो। लेकिन सर मान लो उसमें पहले 1 हो तो n q की वैल्यू ना, q आपका या पिवट इधर आ जाए तो भी गज़ब उस तरफ सारे जाएंगे, और ये हो जाए तो इस तरफ सारे जाएंगे। तो n-1 एलिमेंट या इधर जाना या इधर होके n-1 एलिमेंट उधर जाना, तो बात एक ही है। अच्छा, कमाल ये है कि आप इस रिकरेंस में या 1 पुट करें या n, दोनों से जवाब एक ही निकलना है। करें जरा पुट इसमें, क्योंकि वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वर्स्ट केस होगा ना, और क्योंकि n भी पुट करेंगे तो वर्स्ट केस होगा। और ये रिकरेंस भी तो मैंने वैसे नहीं निकाला ना, खूब समझा के निकाला है इधर आपको। तो इस पे तो आप एग्रीड है मेरे साथ कि हाँ यही रिकरेंस है। q1 पुट करें इसमें, क्या आएगा जवाब? Tn इज इक्वल टू t ऑफ 1 माइनस 1 0 प्लस t ऑफ n माइनस 1, q1 के लिए कह रहा हूँ ना, जमा n। सही है। अब इसमें जरा n पुट करके बताएं इसी में। t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 जमा n माइनस n t ऑफ 0 जमा n। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? उसने t0 बाद में जनरेट किया है, इसने t0 पहले जनरेट किया है। उसने tn-1 पहले जनरेट किया है, इसने tn-1 बाद में जाए। जब दोनों को रिकरेंस तो एक ही निकली। ये इस बात की दलील है कि आप सही सोच रहे हैं। हाँ, एक्सट्रीम्स पे ही वर्स्ट केस होता है इसके, और दोनों से एक ही रिकरेंस निकल रहा है। इसमें पुट करें ना, q1 पुट करें तो भी ये निकलेगा, qn पुट करें तो ये निकलेगा। और दोनों को गौर से देखें, एक ही चीज है, सिर्फ टर्म्स इधर उधर हो गई हैं। ठीक है जी। तो ये जो टर्म्स इधर उधर हो गए, मैंने ये इसको यहाँ लिख दिया, देखें यहाँ यही चीज लिखी है मैंने कि नहीं, यहाँ बोर्ड पे की है। अच्छा, आप मुझे बताएं t ऑफ 0 1 के बराबर होता है कि नहीं? जी। अच्छा, tn-1 प्लस n, इसकी जेनेरिक इसको सॉल्व करें, ये सिचुएशन बनी। तो यार हमने क्या है कि जब n 0 हो तो क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, चलें जी। अब वक्त मैथ्स है फिर। अच्छा,
कॉन्सेप्ट गए, सारा क्विक शॉट खत्म, एल्गोरिथम आपको समझ आ चुका है। अब आपने सिर्फ मैथमेटिशियन के लिए एक तसल्ली के लिए कि हाँ हमारा जो क्लेम है कंसेप्चुअली वो हम आपको मैथमेटिकली भी साबित कर रहे हैं कि वो ऑर्डर एन स्क्वायर ही है, बहुत गम में लगे हैं अभी। अच्छा, तो जेनेरिक फॉर्म क्या निकली? हाँ बस ये मुझे पता था कि जितनी मैथ तगड़ी होगी उतनी जल्दी आप समझेंगे मेरी बातें, जितनी मैथ कमजोर होगी तो फिर लगे रहेंगे। टीएन क्या निकला है तीसरी लाइन में? जो वाइट, येलो को छोड़ दे जहां तक वाइट बात चल रही है, इससे निकला Tn माइनस 1 जमा n प्लस 1 निकला। तो मुझे एक सवाल का जवाब दें, फिर समझ आपको। जब ये रिकरेंस है ना, रिकरेंस को हम कहते हैं ना, रिकरेंस इज एन इक्वेशन एंड एन इक्वालिटी व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ विद स्मॉलर इनपुट साइज। तो स्मॉलर इनपुट साइज है ना, है। अब जरा सा गौर करें, जब यहाँ n हो तो इक्वेशन की इस साइड पे इस जगह आप एक कम लिखते हैं, उससे निकाला जेनेरिक टर्म, और जब यहाँ जो n हो तो उससे इधर जो टर्म निकलती है वो एक ज्यादा निकलती है, ऐसा ही है। यानी ये जेनेरिक टर्म, ये जेनेरिक फॉर्म निकल आई ना। जब n नॉट इन टर्म्स ऑफ 10 तो रिकरेंस में एक कम लिखेंगे, और जो आगे एक टर्म निकली है उससे वो एक ज्यादा निकली है। समझ आ रही है? तो अब मुझे बताएं कि Tn माइनस 1 क्या कर निकलेगा इसी उसूल के तहत? Tn माइनस 2, इससे एक कम और इससे एक ज्यादा क्या निकलेगा? एक ज्यादा n माइनस 1 के साथ एक जमा करें प्लस 1, एक n। मैथ सजी कुछ नहीं। और अब आपको जो येलो तंग कर रहा है ना, वो तंग नहीं करना चाहिए। मैंने क्या किया है, Tn माइनस 1 की ये जो वैल्यू आपने निकाली है ना, ये इसकी जगह यहां लिखी है अगली टर्म में। देखें, मैंने कुछ नहीं किया, रिकर्सिवली ये वैल्यू पुट की है वहां इन टर्म्स ऑफ n माइनस 2 लिख के। तो वो क्या बन गया जब मैं इसमें पुट किया है? तो Tn और Tn माइनस 1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने? Tn माइनस 2 जमा n, और वो n प्लस 1 भी तो उतारेंगे ना ऊपर से। यही है कि नहीं है? मैंने क्या कुछ और तो नहीं लिखा? सर तो बस हमारी रिकरेंस निकल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है ऊपर से। वो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इसको, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो रिकरेंस ट्री से आप साबित करेंगे ना। ये सब्स्टिट्यूशन ही तो है, ये मैं रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। सब्स्टिट्यूशन को क्या हम कहते हैं? तो आपने इसको किसके अंदर दिया? मैं ये बेसिकली किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको? तीनों में से सब्स्टिट्यूशन से ना। ना तो मैंने मास्टर थ्योरम यहाँ लगाया, ना मैंने यहाँ कोई ट्री शीट बनाई है आपको। वो ट्री शीट मैंने बनाई थी, लेकिन वो आपको तसल्ली के लिए, और हमने कहा था कि ये तीनों मेथड ये नहीं है कि एक दूसरे की टांगें काटते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथमेटिशियन समझता है और रिकरेंस ट्री मेथड तुम समझते हो। सिर्फ है तीनों तरीके, और मास्टर तो यहाँ चलता नहीं है, उसकी जनरल फॉर्म इसके मैच नहीं होती। तो ये सब्स्टिट्यूशन ही बेसिकली हो रही है। मैंने क्या किया है, इस n की जगह इन टर्म्स ऑफ n माइनस 2 सब्स्टिट्यूशन किया कि नहीं की? सब्स्टिट्यूशन का लफ्जी तर्जुमा यही है ना, रीसब्स्टिट्यूट, ये वैल्यू करना। ठीक, अच्छा जी, ये समझ आ गई कि ये यहां से कैसे निकला है? ये समझ आ गया ना, ये टर्म कैसे है। अब मैंने कुछ नहीं किया, ये जो आखिरी दो टर्म्स है ना, ये नीचे मैंने एज इट इज ये लिख दिए हैं इसमें, और अब मैंने n-2 को इन टर्म्स ऑफ n-3 एक्सपेंड किया है, और कुछ नहीं किया। समझ आ रही है? तो आप कहें ये तो सर हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, चलते रहेंगे, कब तक आप ये एक्सपेंशन करते रहेंगे? तो चलो, मैंने कहा n-4 तक आके हमने एक बात को रोक लिया।
और अब इस सीरीज की ये जेनेरिक फॉर्म हमने निकाल ली। अब यहां पे टी एफ एन माइनस के है ना, तो एन माइनस के की वैल्यू मुझे यहां के की जगह 4 लेनी पड़ेगी ना, अगर मुझे ये ऊपर वाली सीरीज निकालनी पड़ेगी। ये ऊपर जहां से हम कहते हैं आई है ये, तो आप मुझे यहां जरा पुट करें इस जेनेरिक फॉर्म में के की वैल्यू 4, तो ये क्या निकलेगा इससे, टी ऑफ एन माइनस 4 जमा समेशन आई कहां से कहां तक चलेगी, -1 से लेके 4 - 2 यानी 2 तक चलेगी, n माइनस आई। तो आप गौर करें, इसको एक्सपेंड करें, यही चीज निकलेगी। ठीक है ना, जरा गौर से देखें, जब इसमें के 4 पुट करेंगे आप, तो ये पहली टर्म तो यही से निकल आएगी। आप जब जमा करेंगे तो इस सब समेशन से ये सारी निकलनी चाहिए ना, तब हम कहेंगे कि ये इसके इक्विवेलेंट समेशन। आप मुझे बताएं i - 1 इसको पुट करेंगे तो कौन सी टर्म निकलेगी इसकी, अस्सलाम वालेकुम खैर अल्लाह कोड भाई बिल्कुल हाला सही शो ज़ागी तवेम सही ना। ठीक है जी समझ आ गई है जेनेरिक, उससे हमने उसको एक जनरलाइज करने की कोशिश की है उस सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है जी, अब मुझे किसी तरह ये चीज खत्म करनी है। खत्म इस सेंस में कह रहा हूं कि इधर मैं किसी तरह, क्योंकि मुझे पता है ना टी ऑफ 0 इज 1 एंड टी ऑफ 1 इज 1। अगर एक नंबर तुम मुझे सॉर्ट करने के दोगे तो उसका रनिंग टाइम 1 है कांस्टेंट, और अगर 0 दोगे नहीं दोगे कुछ तो भी 1। तो मैं कहता हूं कि इसमें कुछ ऐसे, अब इधर k की कोई भी वैल्यू मैं पुटिंग कर सकता हूं ना, क्योंकि जनरल फॉर्म आपने निकाल ली। अब k को अगर मैं यहाँ जो भी पुट करूंगा, अगर 8 पुट करूंगा तो जाहिर बात है जब 8 होगा तो 8 - 2 फिर 6 टर्म निकालेगा, और निकालनी भी चाहिए क्योंकि फिर तो एक्सपेंशन आएगी। जितनी सीरीज आप एक्सपेंड करें, n-4 को इन टर्म्स ऑफ n-5 लिखेंगे तो एक और टर्म उधर भी ऐड हो जाएगी ना, 2-3। बात समझ आ रही है ना। तो अब हम ये चाहते ही हैं कि किसी तरह इसको क्या करें, फॉर द बेस केस p of 1 is 1 हम कहते हैं ना, p of 1 is 1, तो हम k की वैल्यू को लेट से सेट करते हैं n-1। क्यों? जब पीछे आप देख k की वैल्यू n-1 सेट करेंगे तो ये पहली टर्म आपकी t of 1 बन जाएगी। एक सेकेंड, k की वैल्यू अगर मैं इसमें n-1 पुट करूं, इधर आएगा नहीं खैर। देखें ये जेनेरिक फॉर्म क्या है, t of n is equal to t of n minus k जमा समेशन i -1 से लेके k - 2 ऑफ n minus i। अब आप ये तो मान गए ना कि k की आप कोई वैल्यू पुट करें सर भाई, ये हमेशा ये तो जनरल फॉर्म आ गई। k की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये वो
3 वाली टर्म्स ऊपर वाली टर्म्स लाएं, सीरीज प्रोड्यूस करेगा ना। जब यहाँ की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये वाली सीरीज जनरेट होगी, 2 पुट करेंगे तो वो हो जाएगी, इस तरह 8 पुट करेंगे तो 8 की नीचे वाली निकाल देगा, मतलब जनरलाइज होगी। तो अब k की वैल्यू में कुछ भी करने का मतलब है कि n-1 भी तो मैं पुट कर सकता हूं ना। अब आप कहें कि क्यों कर रहे हैं, वो आप जरा सुने क्यों कर रहा हूं। जब आप इसमें n-1 पुट करेंगे n-1 जमा i इज इक्वल टू -1 से लेके n-3 n-1 -2 n-3 बन गया कि नहीं? मैथ्स बन गया। n-1 -2 तो n-3, ठीक है जी। इधर और अंदर क्या आया, अंदर तो ये है नहीं तो n- आया। ये मैंने किया क्यों, क्योंकि आप जरा इधर देखें, अब n-n+1 इससे बन निकलेगा ना, ये बेसिकली n-n+1 बन जाएगा ना, ब्रैकेट खुलेगी, n- गया, ये गया, पीछे क्या रहेगा t(1) का जवाब θ1 नहीं है, या सिर्फ 1। अब जरा जाके देखें, ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। k की वैल्यू को n-1 पुट करेंगे तो पहले यहाँ क्या आ जाएगा, t(1) जमा i-1 n-3 से लेके n-1। किया कि नहीं, ये यहां तक समझ आ गई है? बेस केस हमें पता है t(1) इज 1। क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ये जो आपका हिस्सा है, इससे आपकी ये वाली सीरीज जनरेट होगी इतनी, और ये t(1) से आपके पास आएगा ये वाला 1 जो शुरू में आपने इसके साथ जमा किया। ये स्टोरी 3 से शुरू करेगा। जब आप इसको खोलें ना, जरा इसमें कोई वैल्यू डालें, जरा आखिरी टॉप की वैल्यू क्या डालेंगे आप आखिरी इसमें, -1 से लेकर n-3 तक जा रहे हैं ना। आप मुझे जरा यहाँ पुट कर दें i की वैल्यू n-3 क्या निकला, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है ना आपके पास ऊपर वाली, वो जरा इसमें डालें ना इस इक्वेशन में, n- और i की जगह क्या लिखूं, n-3 का है ना यार, वो भाई समेशन जा रही है ना, समेशन आप i1 से लेके 50 तक जब लगते हैं तो आखिरी वैल्यू i की क्या पुट करेंगे जो यहां होगा 50, 1 + 2 + 3 + 50 तक। तो ये समेशन कहां से कहां तक जा रही है, ये -1 से जा रही है, 50 की जगह क्या लिखा है n-3, तो n-3 पुट करें ना जो इसके अंदर है i की जगह, n-3। जब इसको खोलेंगे तो n-n कैंसिल, और ये माइनस और माइनस +3 हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे पहली जो टर्म आपकी ये सीरीज की है ना 3, ये निकलेगी, ये जो नजर आ रही है। और पहली टर्म जरा निकालें, i की पहली टर्म निकले, i की पहली वैल्यू क्या है इनिशियल समेशन की, वो डालें जरा उसमें, वो डालें तो क्या निकलेगा n+1। तो देखें ना आखिरी टर्म निकली क्या नहीं, और ये जो दरमियान की जितनी सारी वैल्यूज हैं ये भी निकलेंगी इसमें 1 by 1 जो आप लगाते रहे उसमें।
समझ आई? अब जब आपकी एक सीरीज निकली 1 + 3 + 4 + 5 2 खा गए आप उसमें टिल n + 1, तो ये सारी सीरीज के लिए वो वाली सीरीज अपर बाउंड हो सकती है जिसमें 2 भी शामिल हो, लेस देन और इक्वल टू होगा ना उससे, क्योंकि ऊपर वाली सीरीज में 2 नहीं है जबकि यहाँ 2 है, तो वो ऊपर वाली सीरीज तो कम ही वैल्यू देगी ना इससे। तो ये नीचे वाली सीरीज उसके लिए अपर बाउंड हुई कि नहीं? जैसे हम कहते थे ना n² के लिए n³ अपर बाउंड है, तो इस सीरीज के लिए ये वाली सीरीज अपर बाउंड है। जब ये है तो वो सीरीज तो मुझे पता है उसकी जेनेरिक फॉर्म क्या है, पढ़ आए थे पीछे हम, ये वाली सीरीज की जेनेरिक फॉर्म ये है। याद करें ना सीरीज क्या थी, 1 + 2 + 3 + till n = क्या था, n × n + 1 / 2 था कि नहीं? अब अगर इस सीरीज को मैं एक ज्यादा इसमें जमा करके चलाऊं, यानी 1 + 2 + 3 n के बाद जमा करूं इसमें एक n + 1 भी, तो फिर जनरल फॉर्म में भी फर्क आएगा ना। जहां n था तो n था, यहां भी n था। अब जब आखिरी n + 1 है तो यहाँ n + 1 × इधर n + 1, तो वो n + 2 हो जाएगा / 2। इससे क्या निकलेगा, n² की टर्म्स में नहीं, बड़ी छोटी। अब मैथमेटिशियन मानेगा, ठीक है जी, सही कह रहे हैं। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर 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 करके आप यहाँ आए और आपने आखिर में साबित किया कि ये इसके लिए अपर बाउंड है, और टाइट अपर भी है, लूज भी नहीं है। क्यों? सिर्फ 2 का ही तो फर्क था। सिर्फ 2 को जमा करने या सब्ट्रैक्ट करने से फंक्शन नहीं बदलता होता। आप मुझे जरा बताएं ना, y = f(x) = x² का प्लॉट ड्रा करें और y = f(x) = x² + 2 का ड्रा करें, तो दोनों की शक्लों में फर्क होगा कि दोनों पैराबोला होंगे? y = f(x) = x का प्लॉट ड्रा करें और y = f(x) = x + 2 का प्लॉट ड्रा करें, तो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी कि नहीं? तो ओरिएंटेशन का फर्क आएगा ना। वो उधर ड्रा ओरिजिन से गुजर रही होगी, ये ऊपर से गुजर रही होगी। ग्रोथ रेट में क्या फर्क आया? इसलिए तुम कहते हो ना इग्नोर कॉन्स्टेंट्स, इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स, मैटर नहीं करती। ये ब्यूटी है इस कोर्स की। अप्लाइड की अपनी ब्यूटी थी, कोई भी ब्यूटी नहीं है, ऐसे हमारा मगज खाते हैं आप लोग सब। कंप्यूटर साइंस तो सारा मैथ्स है, मैं बताऊं आपके पीछे क्या है। गेम डिजाइन छोड़े, आपने अगर थोड़ा भी रिसर्च में गए ना, आगे रिसर्च में, और आपको समेशन निकालना नहीं आती, बना नहीं सकते किसी चीज से, तो बस बेड़ा गर्क आपका। कोई रिसर्च पेपर जरा एक मुझे इस कंप्यूटर साइंस का उठा के दें कि जिसमें किसी मैथ्स की कोई इक्वेशन उसने ना लिखी हो, एक निकाल के दिखाएं जरा, कोई एक पेपर कि जहाँ पे उसने कोई इक्वेशन ना लिखी हो कहीं। अब आप कहें इधर कंप्यूटर साइंस क्या कर रही है, तो कर रही है ना, बैक एंड पे सारी फलसफा ही वही है ना। कंप्यूटर साइंस तो कुछ भी नहीं है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे तो नहीं कहते कि मदर ऑफ ऑल साइंसेज इज मैथमेटिक्स। हाँ, आपका जो अप्लाइड साइड है असल में उसको आप में फील नहीं होता ना। आप मजेदार वेबसाइटें बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो उधर तो मैथ्स तो ठीक है ना, वहाँ तो अप्लाइड साइड है, वहाँ आपको कोई इतनी
मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा आप वो काम करें ना पेचीदा या कॉम्प्लेक्स, तो पीछे सारी मैथ्स है। आप ज़रा पढ़ें ना, डेटा माइनिंग पढ़ें, डेटा वेयर हाउसिंग पढ़ें, डेटा का एनालिसिस पढ़ें, हिस्ट्री पे डेटा को मेंटेन करके, वो तो बगैर मैथ्स के आप चल ही नहीं, बगैर स्टैटिस्टिक्स के चल ही नहीं सकते। मैथ्स है। समझ आइए बात। अब आ जाए जी एवरेज केस एनालिसिस पे। एवरेज केस एनालिसिस का आपने थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली क्या टाइम निकाला था? थीटा एन लॉग एन या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, सही है। और वो क्लियर तो है ना कि क्यों निकला था? क्योंकि आपने कहा था कि फिर लिस्टें बराबर बराबर होंगी दोनों, वो मर्ज सॉर्ट का किस्सा बन जाएगा। और मर्ज सॉर्ट के किस्से में कितने लेवल्स होते हैं रिकरेंस ट्री में? लॉग ऑफ एन प्लस 1 या लॉग ऑफ एन, ठीक है, वो प्लस 1 मुझे मैटर नहीं करता। और फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे हर लेवल की कॉस्ट से, तो वो कितनी थी? एन। तो लॉग ऑफ एन इंटू एन इज एन लॉग ऑफ एन। यहां पे भी वही फलसफा हम कैसे अप्लाई करेंगे कि कंसेप्चुअली वो एन लॉग ऑफ एन है। क्या कहेंगे आप मुझे? शाबाश। क्विक सॉर्ट में कैसे समझाएंगे मुझे आप? यानी कैसे एन लॉग एन थ्योरेटिकल समझाए, मैथमेटिशियन को अभी समझाते बाद में। हर लेवल की कॉस्ट एन क्यों थी पहले ये बताएं? पार्टीशन की, जाहिर है पार्टीशन है। वो एल्गोरिथम तो आपने देख लिया, उसमें तो एक ही फॉर लूप है, उसने तो चलना है, खुदा करे आप कुछ भी कर लें, एंड टाइम चलेगी वो, क्योंकि p+1 से लेके r तक पूरा आपको घुमाएगी, उसमें कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है। जैसे कहाँ थी इंसर्शन सॉर्ट में, तो इनर लूप नहीं चलती थी, वो चक्कर भी नहीं, वो चलेगा पागलों की तरह। तो एन ऑपरेशन, हाँ जी। अगला लॉग एन क्यों आप कहते हैं, या मतलब किस तरह से निकालेंगे? क्या दलील देंगे मुझे कहने की थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली? आइडियल केस होता है, डिवीजन हमारी ऐसे होती है कि बराबर। तो कहें कि पिवट वैल्यू, मेरी खुशकिस्मती ये है हर दफ़ा ऐसा चुना जाता है रैंडम नंबर जनरेटर के ज़रिए से स्वैपिंग के बाद कि हमेशा उससे आधे एलिमेंट्स बड़े निकलते हैं और आधे छोटे निकलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिकरेंस ट्री पीछे बन रही है, जो BST बन रही है, जो यहाँ भी आपको नजर आ रही है इस मिसाल की, वो BST क्या होगी? बैलेंस्ड। बैलेंस का इन अदर वर्ड्स मतलब क्या होगा कि क्या होगी वो ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का इन अदर वर्ड्स मतलब क्या होगा कि उसमें कितने लेवल्स होते हैं? लॉग एन। ये तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन गौर करें ये भी मोर और लेस कंप्लीट के थोड़े करीब करीब जा रही है कि नहीं? वो इस वजह से कि इसने तो ये तो उस मिसाल की ट्री है ना, जो ऊपर मिसाल हमने चलाई है, तो मिसाल में आप गौर कर रहे हैं ना, बाज़ वक़ात तकसीम आदि हुई है सही, बाज़ वक़ात नहीं हुई है, हुई है ना, ऐसा मसला देख रहे हैं ऊपर। तो ज़ाहिर है जब बाज़ वक़ात हुई है बाज़ वक़ात नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ट्री फुली तो कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन वो कंप्लीट से थोड़ी सी शायद बड़ी हो जाएगी। तो एवरेज केस तो कहते ही इसे है ना कि बदतरीन सूरत वो एन स्क्वायर है, जिसका भी चांस बड़ा रेयर है, हमने कहा, और वाकई रेयर है कि वो इतनी, आपने रैंडम नंबर जनरेटर भी लगाया, मतलब आपने डेटा अगर बायस हो भी जाए किसी वजह से, तो आपका रैंडम नंबर जनरेटर तो बायसनेस ख़त्म कर देगा ना जब वो स्वैपिंग करेगा रैंडमली। तो ये ऐने नामुमकिनात में से है ऑलमोस्ट, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि कोई एक केस इग्नोरेबल तो नहीं है, कम से कम मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकली आपकी बात से हम एग्री करेंगे कि हाँ प्रैक्टिकली तो सर उसका इम्कान कम है। तो जब प्रैक्टिकली उसका काम है, और इधर आइडियल क्या होता है कि एन लॉग एन होगा, तो वो प्रैक्टिकली एन स्क्वायर से भी बहुत कम होगा और एन लॉग एन के बहुत करीब करीब होगा। तो एन लॉग एन जमा 50 का क्या मतलब? एन लॉग एन ही बन गया ना, सो इधर
دا بدل چې څه خبرې بیا اقبال سره په ټلیفون خبرو کړو دا ماته اسلام ګل سره دا اسلام ګل درکړ او چې څه خبرې بس اقبال سره بیا وکړي خاصه ٹھیک ہے ٹھیک شو صحیح ہے صحیح اچھا جی ٹھیک ہے جی n log n जमा 50 भी हो जाए यानी कुछ लेवल आपके इससे ज़्यादा बन जाएं जहाँ पे बैलेंसिंग सही नहीं हुई तो स्टिल असल में क्रक्स तो वो ग्रोथ रेट होती है मेरे लिए समझ आ रही है न भी आए तो सर क्या है वीडियो तो बन रही है आ जाएगी उधर तो अच्छी वो इसीलिए है ना कि एक दफ़ा आपके सरसरी जहन से जो चीज़ गुजरी होती है ना लेकिन पता नहीं सेकंड टाइम आपका टेम्परामेंट कैसे आप मेरी बातें बर्दाश्त करते हो क्योंकि वो गप भी दोबारा आप सुनते होंगे तो आप कहते होंगे यार क्या मुसीबत है चलें आगे खैर फिर वो वीडियो आगे आगे किया करें ना ऐसे वो बाहर तो आपके कंट्रोल में होता है ना उसको कहे यार आगे करो यार गप शुरू हो गई है फिर आगे करो जहाँ गप खत्म हो जाए वहाँ से फिर शुरू करें ये फ़ायदा तो कम अज़ कम है उसमें एक दफ़ा तो आप कुछ चक्कर मनाने गए थे ना हीप शॉट था वो एक बिल्ड हीप का रनिंग टाइम हमने टाइट बाउंड निकाला था सुने दोबारा सुने नहीं जाए तो फिर आ जाए मेरे दफ्तर वो क्यों नहीं आई चौथी बताया नहीं तो आज उसको पता तो था कि 2 क्लासें हैं ना डबल क्लास को बड़ा नुकसान होता है जब आप नहीं आते हाँ? तो वीडियो तो बन रही है लेकिन अटेंडेंस तो शॉर्ट हो रही है ना उसका तो वीडियो के साथ कोई लेना देना नहीं है 6 अटेंडेंस से गई तो गई फिर आप भी गए ये भी सोचा करें ना आप 6 में से 1 वीक में ही दोनों गंवाते हैं चलो जी जाए पता नहीं है जो भी है वो अभी देख लेंगे ना अभी जब अटेंडेंस लगाएंगे तो अच्छा जी ये बात समझ आ गई अब आ जाए जी उसके बेस्ट केस एनालिसिस पे सबर करें ना ब्रेक को इसको ख़त्म करते हैं फिर एक ही दफ़ा ब्रेक लेते हैं ताकि बस ये सर क्विक शॉट का एक फ्लो चल रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता कितना रह गया बस चल रहा है जब 32वीं क्लास आ जाएगी तो बस जब हम रुक गए अच्छा जी अब आ गया जी एवरेज केस पे एवरेज केस का आपने क्या कहा कि इसका टाइम और जो है वो थीटा n log n है और वो आपको पता है कि वो रैंडम चॉइसेस की जो पिवट्स के एल्गोरिथम अगर मेक करेगा और वो रैंडम की बुनियाद पे लिस्टें तकरीबन बराबर होंगी तो तब बनेगा ना ये तो हम कंसेप्चुअली मान गए अब आए जी इसके एनालिसिस अगर करेंगे तो वही रिकरेंस मैंने लिखा है दोबारा से पहले तो मैक्सिमाइज किया था ना यहाँ मैक्स का फंक्शन निकाला था और मैक्स आपने कहा था कि सर 2 ही मुमकिन सूरतें हैं या क्यू 1 के साथ निकलेगा और या क्यू n के साथ मैक्सिमम रिकरेंस निकलेगी ना था ऐसे कि नहीं अब जब आप एवरेज केस एनालिसिस कर रहे हैं तो अब गजब फिर है वो जो मेन रिकरेंस इक्वेशन है वो यही है ना Tn इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 1 प्लस Tn माइनस क्यू प्लस n तो आप कहें कि सर ये तो जो है ना आपकी ये वाली रिकरेंस मेन Tn इज इक्वल टू दिस ना पहले तो इससे आपने मैक्सिमम किया था ना अब आपको एवरेजिंग करनी है तो अब मैंने कहा ऐसे करते हैं
ये रिकरेंस मैंने लिखी। पहले देखते हैं कि Q इज इक्वल टू 1 पुट करके क्या निकलता है। वो निकाली वैल्यू। फिर देखते हैं कि Q2 से क्या निकलता है। Q2 पुट करते हैं ऐसे रिकरेंस में, कर तो सकते हैं ना। और ये कितनी वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूँ Q की मैक्सिमम, n, 1 से लेके n तक। अच्छा, मैंने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, Q की 1 के लिए जो रिकरेंस निकले वो जमा Q की 2 के लिए जो रिकरेंस निकले वो जमा उसका टाइम जो Q3 के लिए n वैल्यूज पुट करने से n टाइम्स निकल आएंगे ना मेरे पास डिफरेंट, जिसमें से 2 मैक्सिमम होंगे, वो Q1 और n के लिए मैक्सिमम टाइम निकलेगा एक्चुअली, ठीक है, और बाकियों के लिए भी निकलेंगे। तो मैंने कहा ये सारे टाइम्स जो n निकले ना, इनको मैं डिवाइड बाय n कर दूं तो एवरेज हो गया कि नहीं। एवरेज किस तरह निकालते हैं आप किसी चीज की? सारा टाइम जमा करके उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या अकरेंसेस। अब वो अगर मैं यही तो कर रहा हूँ, ये बायर समेशन क्या कर रही है, इस रिकरेंस को पे समेशन चला रही है Q1 से लेके n तक। तो ये n टाइम्स जमा करेगा इसको हर Q की वैल्यू के लिए कि नहीं, और जब जवाब फाइनल आ जाएगा तो उसको किससे डिवाइड करेगा फाइनली? बाय 1 बाय n से। तो जो फाइनली जो वैल्यू जाके Tn में जाके बैठेगी वो कौन सी होगी? एवरेज। कुछ नहीं किया मैंने, मैथ्स एवरेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, चलें जी आगे। अब जब एवरेज किया तो इसको आप खोलें तो जनाब आपने Q1 की वैल्यू पुट की तो ये आया, फिर 2 की वैल्यू पुट की ये आया, 3 की पुट की ये, चले 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 आखिर यहाँ तक आपकी ये खुल गई ये समेशन आपकी। अब गज़ब ये है कि इस रिकरेंस के साथ क्या करें। सर अगर हम आइडियल केस लेते हैं, ठीक है, और ऐसा फिर सेलेक्ट होता है जिससे आपकी तरह आपकी आर्टिकल सुधर जाती है, तो डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं कर रहे Qn पुट करने, यानी आप कह रहे हैं वो आइडियल नहीं होगा, फिर वो बेस्ट केस होगा, आइडियल या बेस्ट केस होगा। हम क्या कह रहे हैं, एवरेज क्यों निकालने के मूड में, क्योंकि ये भी हमें पता है कि इतनी खुशकिस्मती भी मुझे कभी नहीं लाहक हो सकती कि हमेशा मेरा Q दरमियान में ही आए। जितना आप Q की बदकिस्मती वाला नहीं मानते ना मेरे साथ कि हमेशा Q ऐसे चुना जाए कि वो n हो जाए यार, तो ये क्यों मानते हैं कि हर दफ़ा Q n दरमियान में भी आएगा? वो भी नहीं आएगा। असल में गज़ब यही है कि क्विक सॉर्ट में Q की वैल्यू तितर बटेर की तरह ऐसे ऐसे है। अब समझ आइए, इसलिए एवरेज केस एनालिसिस पे हम फोकस्ड हैं, और एवरेज केस हम फिर बाद में कहते हैं कि वो वही है तक जो बेस्ट केस है, क्योंकि बेस्ट का फंक्शन भी वही निकलता है और एवरेज का भी वही निकलेगा, लेकिन साबित तो करें ना मैथमेटिकली। समझ आ पाई ये बात? अच्छा, तो चलें जी फिर पढ़ें आगे।
जी कुछ समझ आई है? ये कहता ये है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे का सहारा लेंगे। एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी एक चैप्टर पढ़ा था और एक मैथमेटिकल इंडक्शन भी थी। वो याद करें, हम कहते थे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 साबित करो, फिर n इज इक्वल टू 2 साबित करो, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फिर n प्लस 1, तो हेंस प्रूव। एक एक वैल्यू के लिए साबित करते थे। तो सारी तो नहीं कर सकते थे ना, तो फिर 1 2 के लिए करते थे, फिर एक k एक वैल्यू एज्यूम करते थे, उसके लिए वो सीरीज उसको सॉल्व करते थे, और फिर k प्लस 1 और n प्लस 1, तो हम कहते हैं हेंस प्रूव। क्योंकि मतलब फिर सब के लिए हो जाएगी सॉल्व। तो अब यहाँ पे उसका क्या मतलब? यहाँ पे ये मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास ज़ाहिर है, बेस केस क्या है? बेस केस तो मैथमेटिकल इंडक्शन का वो भी 1 से, तो 1 मेरा बेस केस है, लेकिन 1 के तो मुझे पता है कि t ऑफ 1 इज 1, ठीक है ना। अब फिर मेरे लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का बेस केस जहाँ से मैं इसको साबित करूंगा वो 2 से शुरू होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, एंड सो ऑन, तो k के लिए, और फिर ऐसे होना चाहिए, मतलब साबित होना चाहिए। यानी ये सीरीज नहीं है, यानी साबित से मेरी मुराद ये कि ये सीरीज जो है, ये नीचे जो नजर आ रही है, यानी जो ओरिजिनल थी, ये इसको n log n जनरेट करना चाहिए, सही है ना। तो तब मेरा वो जो है ना, वो जो कंसेप्चुअल प्रूफ मेरे ज़हन में वो साबित हो जाएगा मैथमेटिकल। अच्छा अब आ जाए जी, तो अगर तो आप कहते हैं कि अच्छा जी वी विल अटेम्प्ट अ कंस्ट्रक्टिव इंडक्शन टू सॉल्व, तो फिर आप मुझे बताएं, वी नो दैट वी वांट दिस ना, कंसेप्चुअल तो हमें पता है कि इट शुड टेक थीटा इन log n, पता है हमें कंसेप्चुअल। और सब्स्टिट्यूशन में भी यही हम कहते हैं ना, पहले गैस करते हैं। तो लेट्स से आप समझें कि ये मैंने गैस किया है, लेकिन गैस तो अब हमें पता है कि गैस मेरा ठीक ही है, लेकिन लेट्स से अगर नहीं भी पता तो गैस तो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं ना, फिर प्रूफ करते हैं उस गैस को। अच्छा अगर आपका गैस ये है, तो फिर हमारा ये भी साबित होना चाहिए कि दैट Tn शुड बी लेस देन और इक्वल टू Cn log of n, क्योंकि ये बिग O की डेफिनेशन नहीं है कि आपका रनिंग टाइम शुड बी लेस देन Cn log of n। अच्छा मैं लोअर बाउंड पे इसलिए नहीं जा रहा कि बिग O n log of n साबित हो जाए तो बस एनफ है मेरे लिए कि अपर बाउंड वही फंक्शन निकल आया, तो फिर लोअर भी साबित हो जाएगा। अच्छा और ये मुझे साबित करना होगा फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। 1 के लिए तो पता है ना मुझे, ये 1 इज 1। अच्छा अब जब बेस केस आप n2 हो गए, तो पिछली इक्वेशन में आप यहाँ पे, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो आपकी ये इक्वेशन तो आपको समझ आ गई ना, ये थी ना एक्चुअल एवरेजिंग की है। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या पुट करें? 2 बेस केस, तो जहां जहां n आ रहा है वहां 2 पुट करें। शाबाश, करते हैं जी। Tn कीजिए 1 बाय n इज इक्वल टू 2, Q1 से लेके n का मतलब है 2, फिर T ऑफ Q माइनस 1 प्लस T ऑफ n माइनस Q है ना, तो n की जगह 2 प्लस 2, ये था ना मेन रिकरेंस। समझ आ रही है? मेन रिकरेंस आपका क्या था जी? ओरिजिनल T ऑफ n इज इक्वल टू T ऑफ Q माइनस 1 प्लस T ऑफ n माइनस Q प्लस n। अब यहां पे पुट करें ना, वो कहता है T की क्या वैल्यू? 2, सॉरी n की, तो n की वैल्यू 1/2, एवरेजिंग अगर करनी है तो 1/2 समेशन Q की वैल्यू 1 से n तक है, तो n का मतलब 2, फिर यहां पे भी Q माइनस 1 और 2 माइनस Q, और फिर जमा इसकी जगह पे 2। अब जब इसको खोलेंगे आप समेशन को, कमाल क्या होगा कि इसमें आप T0 की टर्म यहां से निकलेगी, T1 की निकलेगी, और 2 ये वाला 1 के लिए आप सारा निकालेंगे ना, जमा फिर 2 के लिए सारा निकालेंगे, तो
तो ये तो मुझे सारी वैल्यूज पता है इसकी। TF0 भी 1 होता है मुझे पता है, TF1 भी 1 होता है। इससे क्या आएगा इस जगह से 8, 2 3 4 जमा 2 3 4, तो वैल्यू क्या आई 4। समझ आइए। अब क्या नतीजा निकला आपका कि वी वांट दिस बी एट मोस्ट C2 log of Q, यानी ये जो पीछे आपने ये जो वैल्यू निकाली है, आपने खुद कहा है ना कि मेरा Tn क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू Cn log of n। कहा है आपने, सही है। Tn की वैल्यू भी आपने 8 निकाली है वो कि वहां के दी फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो यहां से जो वैल्यू आएगी, यानी अगर n2 के लिए जो वैल्यू आएगी जो कि वहां आई है 4, देन इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी C n की जगह 2 log of 2 नहीं होना चाहिए। फिर अगर n के लिए है तो 2 के लिए लिया ना मैंने, n की जगह पुट n इज इक्वल टू 2 किया है सिर्फ इन अबाव इक्वेशन, ये भी होना चाहिए। T2 को इससे लेस होना, यही मैंने यही लिखा है मैंने, और तो कुछ नहीं लिखा। अच्छा, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे C की वैल्यू निकालें जरा इससे, तो C को इधर उधर कर 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 करके आप निकालेंगे, C की वैल्यू ये निकल आएगी। सही है जी, क्योंकि T2 की वैल्यू तो 4 आप निकाल चुके हैं, log of 2 भी आपको पता है जो भी है, और निकाल करके मतलब C आपने निकाल लिया 2.88, या मैं कह देता हूं अप्रोक्सीमेटली 3 निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये C क्या होता है, ये असल में ये निकाला है ना, अच्छा ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है C की इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए खुदा करे n की कोई भी वैल्यू हो जाए, दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड, क्योंकि कांस्टेंट को तो पहले दिन फिक्स करना होता है। कांस्टेंट को कांस्टेंट क्यों कहते हैं कि वो एकदम फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन निकालना तो आपने सीखा है ना, वो जो बिग O और थीटा की डेफिनेशन में याद करें, मैंने आपको कांस्टेंट निकालने सिखाए थे, ठीक है। तो वो कांस्टेंट आपने निकाल दिया है बेस केस के लिए, n की कौन सी वैल्यू के लिए, 2 के लिए, कांस्टेंट निकला 3। तो अब मुझे बताएं कि अगर n की वैल्यू में 3 पुट करूं तो उसको भी इस कांस्टेंट के साथ साबित होना चाहिए कि नहीं, इस इनइक्वालिटी को, n की 4 वैल्यू को भी इस 3 के साथ साबित होना चाहिए। T of 3 should also be less than or equal to 3 into log of 3. T of 4 should be less than or equal to 3 into 4 log of 4, तो 3 फिक्स कर दिया आपने, होना चाहिए, सही है। जब ये होना चाहिए तो फिर वो कहता ये है कि इंडक्टिव स्टेप ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि अब n क्या होगा मेरा इंडक्टिव स्टेप, अब उससे आगे चलेगा ना, बेस केस तो आपने निकाल लिया 2 के लिए, तो n शुड बी नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n डैश के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं, ऑनवर्ड सारे, और n डैश से मुराद मेरी सारी वो n की वैल्यूज हैं जो 3 एंड ऑनवर्ड्स हैं, ऐसा है जी। अच्छा, अब कहता वो ये है कि मैं ज़रा से इसको कहता है एक्सपेंड करता हूँ ज़रा। अगर हम इस इक्वेशन को ज़रा एक्सपेंड करें तो ये सिचुएशन बनेगी T of n इज इक्वल टू 1/n, ये मैंने दोबारा लिख दिया वही, ये एक्चुअल रिकरेंस है और ये उसकी वो एवरेजिंग है, समझ आ रही है। अच्छा, आगे चलें, वो मैथ्स है, अच्छा फ़कत अभी मैथ्स है, अभी वो गया आपका एल्गोरिथम की साइड पे बैठ गया, अभी हमने उसको साबित करना। हाँ जी, ये आपने इसको खोला छोला, ये इक्वेशन है, ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब मैं एक एक चीज़ नहीं समझाऊंगा, कागज़ों पे जाके इसको करना खुद बैठ के, कैसे इधर से ये निकला, इधर से ये निकला, इधर से ये निकला। अच्छा, अब जब आप गौर करें कि ये वाली जो सीरीज का ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इसको कहता है कि ऑब्जर्व करें, इन दोनों सम्स को ऐड अप करें तो इनसे दोनों से जो है ना सेम ये सीरीज निकलती है।
जरा इस सीरीज समेशन को खोले था, इससे क्या टर्म निकलेगी? पहले 1 - 1 t ऑफ 0 निकलेगी, फिर q की 2 पुट करें तो प्लस t ऑफ 1 निकलेगा ये वाला, जमा q की 3 पुट करें तो 3 - 1 = 2 ये निकलेगा, और जब n पुट करेंगे तो बनेगा t ऑफ n - 1 ये निकलेगा। तो ये इसको सबको जमा करेंगे ना तो ये बन जाएगा ना। अब जरा इसको खोलें तो इससे भी ये बनेगा, तो पहली वैल्यू पुट करें n - 1, तो असल में इसने पहले ये टर्म निकाली, सिर्फ सीरीज की जनरेशन उलट है, वो पहले पहली टर्म निकाल रहा है तो ये पहले आखिरी टर्म निकालता है, और जब उसमें आखिरी वैल्यू पुट करोगे n तो t ऑफ n - n = 0, तो ये फिर आखिर में ये वैल्यू निकालेगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक ही चीजें ना हुई, एक ही शय के नाम ना हुए। तो आप मुझे ये बताएं, अगर इस शय का नाम आप x रखते हैं तो इस शय का नाम भी x हुआ ना, x + x = 2x। तो ये देखिए इसने लिखा इस तरह 2 × दिस, और इसको आप पुट करें ये निकलता है ये सीरीज t ऑफ 0 जमा t ऑफ 1, चलते चलते आखिर में पुट करेंगे t ऑफ n - 1, ये चीज निकली इससे दोनों से। समझ आएगी नहीं आएगी? अच्छा, अब वो कहता है कि इसको आप यहां पुट करें इसकी जगह, तो फाइनली ये क्या बनेगा? 2 / n × दिस। ये 2 और ये जो चीज है ये तो सारी इससे बन रही है ना, ये और ये, लेकिन इन दोनों के बाहर एक 1/n भी लगा हुआ है ना, यानी 1/n आप बाहर निकाल दें तो अंदर क्या रह गया है? 2 × समेशन ऑफ ये जो q ऑफ 0 से n - 1 t ऑफ q, ये है कि नहीं? समझ आ रही है? और एक जब इसको आप इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 / n × दिस, जमा एक n भी खा गए ना आप, ये एक n भी रहता है ऊपर, देखें ये वाला n जो ऊपर से आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इससे फाइनली ये शक्ल बन गई कि नहीं? 2 × दिस / n प्लस ये। सही है जी। इसमें मैंने सीरीज को फिर खोला है। क्यों खोला है? क्योंकि मुझे इन दो की वैल्यूज पता है, तो मैंने वो 2 टर्म्स पहले निकाल ली। जो जो चीज़ों का जवाब मुझे पता है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चीज़ को अपने लिए आसान बनाने के लिए। तो Q की अगर आप पहली 2 वैल्यूज इसमें पुट करें ना, Q0 और Q1, तो इनको तो मुझे जवाब पता है। वो क्या है? 1 + 1, और बाकी Q को मैं कहाँ से अब चला रहा हूँ? 2 से n - 1 तक, और मैंने कुछ नहीं किया। समझ आई है? ये नहीं है, आ गई। चलें, मैथ्स है और कुछ नहीं है। अब आए जी यहाँ, जब इसको एक्सपेंड किया तो ये t + 0 0 1 + 1 निकला। सही है? 2/n वो निकाला, ये n अपना आ गया, और इस 2 की जगह मैंने वो tq की जगह वो पुट कर दिया है cq log of q, क्योंकि आपने ये साबित करना था ना कि tn should be less than or equal to cn log of n। ये गैस लेके चले हैं आप, तो इसका मतलब है फिर n अगर q से रिप्लेस कर दो तो tq should be less than or equal to cq log of q। एक ही बात है, वेरिएबल नेम चेंज हो रहे हो तो कुछ नहीं। सही है? अच्छा, अब इसको जब मैंने पुट किया तो इससे ये चीज बनी, ये इस चीज से ये चीज बना लोगे कि नहीं ये भी बताऊंगा। बन जाएगी ना कागजों पे, ठीक है ना जी? कॉमन शॉमन और ये वो, सही है? क्योंकि ये q इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2cq 2c/n, ठीक है?
अब मुझे बताएं कि आपका असल में रिकरेंस क्या निकला। Pn is equal to 2c by n, q is equal to 2 n minus 1 q log of q जमा n जमा 4 by n। ये अब हमने सॉल्व करना है ना, इसका मतलब है। और इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये इसके लिए अपर बाउंड बन जाए क्या, n log of n। क्योंकि आपका गैस ये था, गैस ये था, तो इससे जो जवाब आना चाहिए उसके लिए अपर बाउंड ये होना चाहिए कि नहीं, और ये भी कि c की वैल्यू भी ये होनी चाहिए, क्योंकि c फिक्स किया हुआ है आपने, वो कांस्टेंट है, वो आप निकाल चुके हैं 2 के लिए। और कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो n की हर वैल्यू के लिए फिर वो उस कांस्टेंट के साथ आपको साबित होना चाहिए। ठीक, ये किस्सा जब लेके चलेंगे हम, तो अब मुसीबत ये है कि हमने इसमें से ये जो गज़ब है ना, इसको सॉल्व करना अब सीखना है। ये क्या बना है, ये तो हो जाएगा, इसमें तो n है, इसमें भी n है, इसमें भी n, लेकिन इसको क्या करें, समझ आई? तो इसका नाम अलग से मैंने रख दिया है s of n। इसको पहले अलग से आप सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू उठा के इधर लगाएंगे, तो जो आप कहते हैं। समझ आइए यहां तक बात? ठीक है, अब आए जी उसकी तरफ कि ये क्या शय का नाम है। अब उस शय का नाम जो है ना, उसमें हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये वीडियो पे बड़ी गलत जगह रुक जाएगी और 3 स्लाइड है, इसके बाद पास नहीं होती, पता नहीं पास का ऑप्शन क्यों नहीं है, इसमें होना चाहिए था। इसमें सुने, खैर थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका, बस हजम करें, मैथ्स है, बस क्या करें। अच्छा, अब वो कहता है रिकॉल करें कैलकुलस से कि आपके पास कैलकुलस में हमने पढ़े हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को आसान लफ्जों में मैं समझाऊं तो उसका ये मतलब होता है कि जब आप x एक्सिस पे x करते हैं ना, तो जो f of x होता है उसको प्लॉट करते हैं ना, ऊपर पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसको मिलाते हैं। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये कहता है कि जब x एक्सिस पे जितना x बढ़ रहा है ना, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज कभी नहीं करेगा। जैसे साइनोसाइडल फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, साइनोसाइडल वेव ऐसे जाती है फिर ऐसे हो जाती है, n बढ़ रहा है, हालांकि x बढ़ रहा होता है, फिर ऐसे जाके ऐसे होती है। अच्छा, ये जो है ना, इसको भी आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते कि जो ऐसे जाए फिर ऐसे होके फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे फिर ऐसे जाए। वो आपकी ECG जो होती है, ECG मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि पैराबोला है, तो पैराबोला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है एक सेंस में, अगर आप देखें, क्योंकि उसमें जो है वो बढ़ ही रहा है ना, घटता कभी नहीं। मेरी बात समझ आइए? तो मिटा दूं सब कुछ। ये नहीं मिटाता क्योंकि इसमें हमने पुट करनी है आखिर में वैल्यू। ठीक है, ये मेन आपकी इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करके इसको इसमें वैल्यू डालनी है। अच्छा जी, सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की इक्वेशन ये है कि वो कहता है कि आपका कोई फंक्शन हो ना f of x, और वो a से b-1 तक जा रहा हो, तो वो लेस और इक्वल टू होता है एग्जैक्ट इंटेग्रल ऑफ दैट फंक्शन इनटू d of x के।
अच्छा, इंटीग्रल बारे में मुझे आप कंसेप्चुअली बताएं, होता क्या है इंटीग्रल? इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? ऑपोजिट होता तो कंसेप्चुअली क्या फर्क है ये मुझे बताइए। अगर मैं आपको कहूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और एफ ऑफ एक्स का प्लॉट आपने किया वो ये है, एफ ऑफ एक्स प्लॉट किया ना इन एक्स की वैल्यू से, तो ये इसकी एक्स वैल्यू होगी और ये एफ ऑफ एक्स होगा ना, और ये जैसे इसकी y है तो ये एफ ऑफ y होगा ना। जैसे आप कहते हैं ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो जब x की वैल्यू यहाँ आगे आगे जा रही है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो समझ आइए। तो अब मुझे बताएं कि अगर ये x है, ये y है, तो इसकी एफ ऑफ एक्स वैल्यू ये है, इसकी y है। तो अगर मैं ये कहूं ये एफ ऑफ एक्स है, पूरा का प्लॉट है, और मैं इस पूरे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेना चाहता हूं फ्रॉम x टू y d ऑफ x, तो कंसेप्चुअली ये किसके बराबर होता है? एरिया अंडर द कर्व। ये जो सारा एरिया है ना, एरिया, इसकी वैल्यू इससे निकलेगी। रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना आता है ना आपको, दिस इनटू दिस, समझ आइए। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, समझ आ रही है ना। तो इसी तरह इसका एरिया, इस प्लॉट का इंटीग्रेशन। अब वो ये कहता ही है कि ये जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व आप निकालेंगे ना किसी फंक्शन का, तो ये तो एफ ऑफ एक्स अगर आप उसका समेशन ले रहे हैं a से b माइनस 1 तक, यानी a से x से y है ना, x से y तक अगर आप इंटीग्रेशन ले लें एक एग्जैक्ट एरिया में, तो वो इस समेशन अगर आप इसका लें इससे, तो ये समेशन ऐसे बराबर होगा। अब ये जरा सुनें इसको कि ये क्या मतलब। देखें, समेशन तो एक एक चीज ऐड करने का नाम है ना, समेशन में तो आप एक एक चीज ऐड करते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे चंक्स में तोड़ दूं, ऐसे, तो अब मुझे आप बताएं समेशन का क्या मतलब होगा लेफ्ट साइड पे जो है इसके, कि मुझे आप पहले इस एरिया, इसका एरिया, इस हिस्से का जमा इस हिस्से का एरिया, जमा इस हिस्से का एरिया, जमा इस हिस्से का एरिया, जमा इसका, जमा इसका, इन सब का एरिया जमा करेंगे तो वो एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व के बराबर नहीं हो जाएगा। स्मॉल चंक्स का एरिया का समेशन लेना, सम लेना, समेशन क्या होता है? सम। स्मॉल इन एरियाज का सम लेना, समेट करना, क्योंकि x ये एफ ऑफ एक्स ये सही है, तो ये लेना इसके बराबर नहीं है एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व के। लेकिन फिर वो ये क्यों कहता है कि ये लेस आर इक्वल होगा ये छोटे डब्बों का सम, उसमें छोटी सा पॉइंट छुपा है। अच्छा, अब उसको गौर से सुने, ये कर्व है ना, कर्व सही है, कुछ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। आप मुझे बताएं, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, तो इधर से मैं ये लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये एक रेक्टेंगल नहीं है, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करके। लेकिन ये जो छोटा सा ये गैप है, ये रह नहीं गया एरिया में, मुझसे मिस नहीं हो गया, क्योंकि कर्व है ना, कर्व ऐसे है, सही है। और अब आप मुझे कहते हैं कि इसका एरिया सर निकालें, इस, तो ये तो कर्व ऐसे है ना, ये तो कर्व है ना, ये कोई लाइन स्ट्रेट तो नहीं है ना, ऐसे है ना, ये मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं कहूंगा यार इस कर्व के साथ तो एरिया मुझे नहीं आता, अलबत्ता ये है कि इस पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये एरिया मुझे निकालना आता है, क्योंकि ये एरिया ऑफ यार रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, दिस इनटू दिस करके। लेकिन ये एरिया तो बच जाएगा ना आपको। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये छोटा खैर है, छोड़ दो, ये मेन एरियाज मुझे जमा करके दो, ये यानी इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, तो मुझे बताएं ये जो एरियाज हैं ये तो आप निकाल लेंगे ना, ये जो स्ट्रेट डब्बे बन गए, लेकिन ये जो छोटे छोटे ये जगह रह गई, ये मिस हो जाएंगी कि नहीं?
ये होंगी मिस। तो नेचुरली जब आप इन सब डब्बों के एरियाज को जमा करेंगे तो वो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व जिसमें ये सब शामिल है, ये एरिया भी शामिल है जो आपने नहीं गिना, उससे तो ये लेस ही आएगा ना। इसका समेशन स्मॉल डब्बों के एरियाज का समेशन एक्चुअल एरिया जो अंडर द कर्व उसी फंक्शन का है, f(x) वही है, फंक्शन वही है जो ड्रॉ हुआ है ऊपर, उससे तो कम ही आएगा। सही है। तो अब वो कहता ये है कि ये याद रखें कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) में कि ये थ्योरम वैलिड होता है। यानी अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कभी होता ही नहीं तो जाएगा, तो हमेशा उसमें क्या होगा, अगर आप ऐसे करके चंक्स करेंगे तो ये मुझे बताए ना, ये जो एरियाज हैं तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये जो मिसिंग है हमेशा कुछ आपसे मिस होगा, तो वो इससे लेस या बराबर। अच्छा, लेस या बराबर का क्या मतलब है? ये आप कहीं बराबर का होगा सर, लेस तो समझ आती है बिकॉज यू आर मिसिंग दीज एरियाज, मिस कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे बताएं अगर तो आपका ये फंक्शन होता स्ट्रेट लाइन, यानी इस तरह स्ट्रेट नहीं, इस तरह, सही है, या स्ट्रेट लाइन की दे लें, ये भी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन में नहीं आता। जब मैं x बढ़ा रहा हूं तो उधर वो भी ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो कभी नीचे तो नहीं उतरता, लेकिन इसका एरिया एग्जैक्ट सेम निकलेगा। क्यों? जब आप इसको छोटे चंक्स में ऐसे करेंगे तो इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये वाला जो एरिया है ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी बड़ा एग्जैक्ट निकलता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है पूरा, ये क्योंकि स्ट्रेट है ना ये लाइन, वो तीन साइडें नहीं होती ट्राइंगल की, हाइपोटेन्यूज, तो उसका एरिया दिस इनटू दिस करते हैं ना, इसका मतलब है कि इसके एरियाज आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर फंक्शन ऐसे हुआ ना जैसे पैराबोला है, अब वो तो कर्व है तो उसमें तो कुछ मिस होगा, लिहाजा इसलिए लेस भी हो सकता है, बराबर। अच्छा चलिए, ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन डेफिनेशन मैथमेटिकली नीचे लिखी है, मैंने उसको सिर्फ एक्सप्लेन करा। अब मुझे बताएं आप ये कि आपका जो f(x) इसमें ये इसको सॉल्व करना है ना, ये किस हालत में था? असल में मैं आप बहस पे आ रहा हूं, ये मैंने पढ़ाया आपको क्यों है, ये समेशन है और यहाँ x log of x, यहाँ q वेरिएबल है ना, और यहाँ पे मैं अगर ले लूं f(x) x log of x, तो ये बन जाएगा कि cq log of q, इसमें पुट करूं अगर 2 से n-1 तक should be less than or equal to 2 to n of x log of x होना चाहिए फिर। लेकिन ये तब थ्योरम वैलिड होना चाहिए कि अगर x log of x मेरा क्या हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, जो कि है मैथमेटिकली x log of x को अगर आप प्लॉट करेंगे ना तो वो ग्रो ही होगा, रुकेगा नहीं कभी, यानी नीचे नहीं जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आपका ये जो फंक्शन है ये x log of x, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपके पास ये थ्योरम वैलिड है। अब आपके पास x log of q की जगह मैं x log of x पुट कर दूं, वेरिएबल नहीं बदल रहा हूं, तो नहीं कर रहा, फंक्शन की ग्रोथ तो वही है। अब अगर मुझे आप बताएं इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं इस हिस्से को, जिसके फार्मूला मुझे पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और उसकी वैल्यू को मैं उठा के इधर पुट कर दूं तो इस पूरे का रनिंग टाइम निकल आएगा। अब मैंने वो करना है बस, ठीक है जी।
अब वो देखें, ये चीज पता नहीं बोर्ड में आई है कि नहीं आपकी वीडियो में। है लेकिन बातें अगर आप भी सुन लेंगे ना मेरी वॉल से, ये आ गई होगी मेरा ख्याल। इतने यहाँ तक कैप्चरिंग करता है वो नहीं थी। अच्छा जी, तो आप इस कान से पकड़े सिर्फ इस चीज को। अच्छा, x log of x को। चलें जी, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया आपका x log of x 2 of n। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अगर आप रिवाइज कर लें, इसको याद कर लेंगे तो ये चीज इससे निकल आएगी। कैसे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, ये अब आप इसमें मुझे ये तो गैस करके बताएं, इसने फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम किया है? x को कि log ऑफ x को? वो आपके पास चॉइस होती है ना, आपको याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास चॉइस होता है कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना चाहते हैं और किसको सेकंड। तो ln x को आपने इसने फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किया है। कैसे? अगर मैं log ऑफ x को फर्स्ट ले लूं और इसको सेकंड फंक्शन लूं तो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो x का इंटीग्रल क्या निकलता है? x²/2 वो है कि नहीं? और साथ में फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई है कि नहीं? फिर फॉर्मूला ये कहता है माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रल लें तो क्या आएगा? x²/2 है ना। वो कहता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी, तो अब ये इंटीग्रल तो अपनी जगह है। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन है तो क्या आता है? x²/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है। फॉर्मूला चेक करने जाके खैर 1/x होता है। तो 1/x हुआ, इन दोनों से ये आ गया डेरिवेटिव log ऑफ x का 1/x और इसका x²/2। ये कटा हुआ एक x से पीछे क्या रह गया? x/2 का इंटीग्रल। अब 1/2 बाहर निकालें आप तो पीछे अंदर x रह गया, तो इसका इंटीग्रल लिया तो दोबारा 1/2 इंटू x²/2 आया विच इज x2/4। मैं तैयार हलवा लिखा है, स्टेप्स खा गया वो, इसकी खा गया कि एज्यूम कर रहा है कि आप यू नो द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने आपको सिर्फ कर दिया, सही है, कर लेंगे खुद। मैंने अब फिर वहां लिखा है, कैमरे में नहीं आया कोर्स में, तो मैं बता दें नहीं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाएं, ये निकल आएगा। ये निकल आया जी, आप वैल्यू ले आए यहां तक। अच्छा जी, ये निकल आया जी। अब सीधी सी बात है कि आपने क्या करना होता है, इसमें लिमिट्स पुट करने होते हैं ना। फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे इसमें? n और फिर -2। n जब इधर पुट करेंगे तो इससे बनेगा n²/2 log ऑफ n माइनस n²/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें इसमें 2²/2 4/2 is 2 log of 2 माइनस 1 कैसे आया? 4/4 2² लिया इसको, इसको कार्बोल करके ये आ गया जी। अब ये जो आया जवाब आप ये असल में इसका है, लेकिन आपका थ्योरम क्या कहता है कि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस। आपने इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया ना, तो उसका तो जवाब आ गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या करते हैं? समेशन जो होती है वो या इससे लेस या बराबर होती है। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये चीज के लिए ये चीज अपर बाउंड है
अपर बाउंड यही तो होता है कि लेस आर इक्वल। अब इस चीज को उठा के मैं इधर पुट कर दूं तो कोई हर्ज तो नहीं, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इसी का इंटीग्रल ले लें तो वो इसके लिए अपर बाउंड है। यानी इससे अगर मैं बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकूं तो इससे बड़ी तो नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि ये इसके लिए अपर बाउंड है। तो वो सारी बड़ी की बड़ी वैल्यू उठा के इधर मैं प्लग इन कर दूं, सही है। अब प्लग इन करूंगा तो ये बनेगा Tn = 2c/n इनटू क्या n²/2 log of n minus n²/4 जमा n जमा 4/n। बस अब आते हैं, बस इसमें अब पुट करनी है जी। अब आप जरा देखें ऊपर पहली लाइन देखें, वो यही है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, पुट कर दिए वैल्यू। पहली लाइन देखें क्या है, यही नहीं है जो बोर्ड पे मैंने लिखी है, 2c/n इंटू n²/2 log n माइनस n²/4 जमा n जमा 4/n। हो गया जी। अब इसको लेके चलें कि इससे n log of n निकलता है कि नहीं। अच्छा, अब ये आपने इसको ब्रैकेटें खोली शोली इधर आ गए। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मैथ्स है, खुद जाके कागज़ पेन पकड़ना है आपने। ऐसे सब कुछ मैं हलवा करके यहाँ मैथ्स तो नहीं पढ़ाने आया ना, मैं तो बेसिक एल्गोरिथम पढ़ाने आया हूँ। अच्छा, यहाँ आ गए, लगा लें। अच्छा, यहाँ आ गए आप। हाँ ठीक है, तो आपकी काफ़ी वीडियो में डार्क आई होगी अभी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने इसको सॉल्व कर करके क्या निकाला है। Tn is less than or equal to फाइनली क्या बना, Cn log of n प्लस n इंटू 1 माइनस c/2 प्लस 4/n। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इनिशियल गैस क्या था कि ये क्या होना चाहिए, अपर बाउंड क्या गैस लेके चले थे जिससे सारी स्टोरी निकली है कि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, Cn log of n। अब बल्कि C भी आपने फिक्स कर लिया था, यानी 3 चलें आसानी के लिए 3। अब यानी आप कहना ये चाहते हैं कि मैं अगर ये साबित कर गया अभी कि दिस ऑल इज लेस देन और इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि मेरा गैस सही हो गया कि नहीं साबित। बेस केस के लिए किया था ना, n = 2, उसके लिए अगर साबित हुआ था तो फिर इधर भी साबित होना चाहिए विद द सेम कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फिक्स किया है आपने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, सही है। अब चलें, टू फिनिश दिस प्रूफ वी वांट ऑफ दिस टू बी एट मोस्ट ये Cn log of n, ज्यादा इतना ही होना चाहिए ना, इससे बढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर ये अपर बाउंड हुआ उसके लिए। अब वो कहता है कि वी विल नीड टू सेलेक्ट C सच दैट दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। यानी ये जो टर्म है आपकी, वो कह रहा है ये कब साबित होगा इसके। फिलहाल इस C को भी मैं C लिखता हूँ, P नहीं लिखता। मुझे बताएं कि ये Cn log of n इस इधर नहीं है, मौजूद है, और आप कहते हैं कि ये इससे लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस सारी चीज को जब तक आप नेगेटिव नहीं साबित करेंगे तो ये लेस तो नहीं निकलेगा। इससे कुछ घटेगा तो वो उससे लेस होगा ना। ये x है ना आपके पास, वो भी x है ना, Cn log of n दोनों, तो x से कुछ मनफी होगा तो वो लेस और इक्वल टू x होगा ना। अब गजब क्या रह गया, सिर्फ इसको मुझे क्या साबित करना है, किसी तरह नेगेटिव। अच्छा चलें,
अब वो आगे क्या कहता है, नेगेटिव के लिए देखते हैं होता है कि नहीं। अगर हो गया तो साबित हो गया, नहीं हुआ तो मेरा प्रूफ गलत, यानी मेरा गैस गलत, सारी मेहनत जाया, दोबारा नया गैस पकड़ेंगे फिर। लेकिन चूंकि हमारी मेहनत जायज नहीं कि हम कंसेप्चुअली क्लियर हैं कि एवरेज केस जो हमने बहस की है बहुत लंबी, वो इतना ही होता है भाई, इससे नहीं बढ़ता। तो आप v सेलेक्ट c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू हम क्या कर लें 3, क्योंकि c यहां भी आ रहा है ना। इसको मुझे नेगेटिव लाने के लिए अब मुझे c और n को तय करके नेगेटिव लाना होगा ना। तो c की वैल्यू 3 मैं इसमें पुट कर दूं एंड यूज द फैक्ट दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये भी फैक्ट मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 तक मैं साबित कर चुका हूं। बेस केस 1 तो मुझे पता ही होता है कि 1 होता है, की ऊपर। तो आप मुझे बताएं, आप इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें बेसिकली क्या n1 माइनस c बाई 2 प्लस 4 बाई n इज इक्वल टू, उसने n1 माइनस 3 बाई 2 क्यों किया है, c की वैल्यू पुट की है, जमा 4 बाई n। तो जब ये किया तो ये बना निकली। फिर वो कहता है कि पुटिंग n इज इक्वल टू 3, क्योंकि जाहिर है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए अब साबित करना है। तो चले पहले 3 को तो लेके चेक करें, 3 पुट करो कहता है इसमें। जब आप इसमें 3 पुट करेंगे तो इससे क्या आएगा, 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 which is 1 minus 1 by 6 which is less than 0। नेगेटिव आई वैल्यू के नहीं यहां से, इस हिस्से से, for that c3 और n भी आपने 3 से शुरू किया, 2 तक तो साबित हो चुका था। जब 3 के लिए किया तो अब आप इसको 4 पुट करें, 5 पुट करें, सब देखें आपके नेगेटिव ही निकलेगा। सही है। अच्छा, जब ये नेगेटिव निकलेगा तो नतीजा क्या निकला कि फ्रॉम द बेसिस केस वी हैड सी दिस, हमने कहा था ना वहां की सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.88, यानी कि चलो 3 कर रहे हैं, जो कि हमने साबित भी किया। चूजिंग दिस C3 satisfies the above all constraints, hence we say that our guess that Tn is Tn log n is belonging to theta n। यानी मेरा गेस जो है, जो साबित करना मैं चाहता था वो सही है। तो असल में इस एनालिसिस में गजब क्या था, सिर्फ ये पार्ट, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करें। और वो पता हमें चला कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और फिर हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है जी, अब कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर वक्फा करें एक 10-15 मिनट का। तो 15 मिनट का वक्फा करें और फिर आ जाएं, फिर हम जितनी भी 5:15 तक जितना भी टाइम होगा बस पढ़ लें। 5 नहीं ना, आप 2:25 पे तो आप शुरू करते हैं, तो चलो 5:15, वो बात वही होगी ना, 2:15 से 5:15। मैं तो आपको कौन सा ज्यादा लटका रहा हूँ, वो वक्फा भी दे रहा हूँ। हाँ, 2:10 से 5:10 तक होती है। ऊपर से नहीं गुजरा, सही गुजरा है, लेकिन आपने गौर नहीं किया। खैर वीडियो में आप गौर करेंगे, आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी फील किया हो ना, तो कंसेप्चुअली कोई मैंने बहुत ऐसे डीप को भारी कंसेप्ट नहीं दिए। एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल क्लियर हैं, गजब आपका कहीं और है, मैथ्स। ठीक है जी, तो फिलहाल जाएं, अभी इसको पढ़ें, इसको सॉल्व करें, और यहाँ पे हम इसको फिलहाल रोक देते हैं। तो फिर मैंने चाहिए, इसलिए मैंने आपको वक्फा लेट किया। मैंने कहा कि यार ये एक तो रिकॉर्डिंग आपकी एक पूरी इसकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना जी।